नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह से कंपनी के वेल को उठाया जाता है, हाउ टू लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। और आज के वीडियो में मैं आपको शॉर्ट नोट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कवर करवा रही हूँ। इस टॉपिक का नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स। आपको मैं बता दूँ कि जो हमारी कंपनी का पार्षद सीमा नियम होता है, जिसको अपन MOA कहते हैं, उस MOA में उद्देश्य वाक्य जो है, जिसको ऑब्जेक्ट क्लॉज कहते हैं, उसमें ये चीज़ क्लियर मेंशन है कि कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है जो उसके उद्देश्य वाक्य में क्लियरली मेंशन है। ठीक है, अगर कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है जो कि उसके उद्देश्य वाक्य में नहीं है, तो वो उसके कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बाहर का काम माना जाता है, और इसी को हम डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रावायर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी एक चीज़ ज़रूरी हो गई है कि कोई भी कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम के बाहर कोई काम कर ही नहीं सकती। अगर वो करती है तो वो उसके बाहर चला जाएगा। ऐसा अगर कोई काम वो करे तो ना ही तो वो लीगल होगा, पहली चीज़, और ना ही उसका रेक्टिफिकेशन होगा, यानी पुष्टिकरण भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी ऐसा कोई काम या ऐसा कोई फंक्शन करे जो उसके अधिकारों से बाहर हो या बियॉन्ड हो, तो उसे हम उस अल्ट्रावायर्स कहते हैं। उन सभी कामों को हम अल्ट्रावायर्स कहते हैं। इस सारे कामों को हम कंपनी के अधिकारों की सीमा के बाहर या अनाधिकृत कार्य या अल्ट्रावायर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत का जो मैंने आपको मीनिंग बताया, वहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी कोई शॉर्ट नोट करो, उस शॉर्ट नोट के पीछे कौन सा केस लॉ है, कौन सा ऐसी बात थी जिसकी वजह से ये केस लॉ पारित हुआ या ये एक्ट डॉक्ट्राइन जो बना। तो ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं, 1862 में कंपनियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया गया था इंग्लैंड में, जिसमें ये कह दिया गया था कि कोई भी कंपनी अपने उद्देश्य वाक्य में, यानी ऑब्जेक्ट क्लॉज में, अगर ऑल्ट्रेशन करती है यानी परिवर्तन करती है, तो उस पर उसके रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करे तो फिर वो कुछ भी काम कर लेती है। इसीलिए ये रेस्ट्रिक्शन लगाना, और इसी लाइन में इस प्रतिबंध जो लगाई थी, रेस्ट्रिक्शन जो लगाई थी, ये अधिकारों के बाहर का सिद्धांत शुरू हुआ था। मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी के अधिकारों का बाहर का सिद्धांत है, ये भी कहता है कि 5 तरह के काम अगर किए जाएं तो वो सारे काम अधिकारों के बाहर माने जाएंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं 5 कैटेगरी बता रही हूँ। पहली कैटेगरी, वो सारे काम, वो सारे फंक्शंस जो कि उसके कंपनी एक्ट से बियॉन्ड हो। ध्यान दीजिएगा, वर्क्स विच आर आउट ऑफ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट से बाहर के अगर कोई भी काम होंगे तो, या सेकंड नंबर, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड हो, यानी पार्षद सीमा नियम से बाहर हो तो। नंबर 3, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी पार्षद अंतर नियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो तो। नंबर 4, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, BODs कहते हैं अपन इसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो तो भी वो सारे काम अल्ट्रावायर्स कहलाए जाएंगे। और 5वां बहुत इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान दीजिएगा, वो सारे काम जो BOD के तो अधिकार के अंदर आएंगे लेकिन इर्रेगुलर होंगे। इर्रेगुलर का मतलब है वो कंपनी करती नहीं है नियमित तौर पे। तो अनियमित अगर वो कोई काम जो किसके अधिकार क्षेत्र में आ रहे हैं, संचालक मंडल के, तो वो सारे काम भी अल्ट्रावायर्स कहलाए जाएंगे। अगर ऐसा वो काम करती है जो इर्रेगुलर है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन उसे पास करवाना होता है अपनी बोर्ड मीटिंग्स में, तब तो वो इंट्रा होगा, अदरवाइज वो अल्ट्रा होगा। मैंने अभी शब्द यूज़ किया इंट्रा। मैं आपको बता दूं, हर वो काम जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंदर होगा उसको हम कहते हैं इंट्रावायर्स, और जो कंपनी के अधिकार क्षेत्र के बाहर होगा वो अल्ट्रावायर्स। इस समय अपन जो शॉर्ट नोट पढ़ रहे हैं वो अल्ट्रावायर्स का पढ़ रहे हैं, यानी कौन कौन से ऐसे काम हैं जिनको अल्ट्रावायर्स कह दिया जाएगा। तो मैं आपको क्लियर समझाना चाहती हूँ कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के अधिकार क्षेत्र के अंदर वाले कार्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनको कहते हैं इंट्रावायर्स, और उसके बाहर के सिद्धांत को कहते हैं अल्ट्रावायर्स। ठीक बात है, ये हो गया इसका मीनिंग। 5 बातें कही है, वो सारे 5 काम, वो सारे फंक्शंस जो इस कैटेगरी में आएंगे वो सब अल्ट्रावायर्स होंगे। फिर से रिवाइज करती हूँ, अगर कंपनी एक्ट से रिलेटेड हो, यदि MOA से रिलेटेड हो, यदि AOA से रिलेटेड हो, यदि BODs के रिलेटेड हो, या BODs के अधिकार क्षेत्र में तो हो मगर इरेगुलर हो, तो वो जो इरेगुलरिटी वाला पॉइंट है वो इसमें जाएगा। तो ये 5 चीजें आपको बकायदा पॉइंट वाइज या लिस्टेड करना चाहिए, तब आपको एक अच्छा
मार्क्स मिलेगा। मैं आपको बता दूं ये जो आपका टॉपिक है ना बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छी चीज़ आप लिखो, अच्छी तरह से प्रेजेंट करो अपने आंसर को। अब आगे की बात करते हैं। शुरू में मैंने कहा था अगर एक डॉक्ट्राइन लिखो, शॉर्ट नोट लिखो, तो उसमें केस लॉ जरूर मेंशन करो। मैं आपको यहाँ पे 2 केस लॉ बताने वाली हूँ। एक तो वो जब ये डॉक्ट्राइन बना वो, और एक इंडिया में कौन सा फर्स्ट केस हुआ था इस डॉक्ट्राइन से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इस डॉक्ट्राइन के पीछे केस लॉ ने काम किया था। देखिए 1875 में एक बात हुई थी कि एक कंपनी थी एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। ये जो कंपनी थी ये यूके की कंपनी थी। क्या थी? यूनाइटेड किंगडम की कंपनी थी, और इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1862 कंपनी एक्ट के अंडर में। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रही हूँ। 1862 का जो एक्ट चल रहा था तब ये 1875 में कंपनी बनी थी जिसका नाम था एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे। अब इसका क्या हुआ मामला, इसका ये था कि इस कंपनी का जो एमओए था, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो बात लिखी गई थी उसने इस बात के बाहर काम कर लिया। अब बात क्या लिखी गई थी ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। ध्यान दीजिएगा इसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में 3rd स्टैंड पे एक बात लिखी थी, इस कंपनी का काम क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, टू मेक, सेल, लैंड ऑन हायर रेलवे कैरेजेस, यानी रेल के जो डब्बे होते हैं उन रेल के डब्बों को बनाने का, बेचने का या उनको किराए पे देने का इसका काम था। यहाँ तक समझ में आ रही है। पर क्या हुआ, इन्होंने एक और चीज लिख दी, अगर ये इस काम के अलावा भी कोई काम करती है, बनाने के, बेचने के और किराए पे देने के अलावा भी अगर इस डिब्बे से संबंधित कोई काम करती है तो उसे ऐसी एक्टिविटी जो बियॉन्ड होगी इसके, उसके लिए उन्हें नीड होगी एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कराने की। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है विशेष प्रस्ताव, है ना, वो मीटिंग में पास होता है, एनुअल जनरल मीटिंग में या ईजीएम में। तो ऐसे विशेष प्रस्ताव को पास करने के बाद वो काम कर सकती थी जो इसमें मेंशन नहीं भी थे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, इस कंपनी ने क्या किया, इन्होंने एक रिचे नाम के व्यक्ति से, रिचे नाम का एक व्यक्ति था और उसका एक भाई था, इन दोनों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। और वो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि बेल्जियम में एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से एक दूसरी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक वो रेलवे लाइन बिछाएंगे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने उस रिचे को और उसके भाई को लोन दे दिया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो ऑब्जेक्ट क्लॉज कहता है कि रेल के डब्बों को वो बनाने और बेचने या किराए पे देने का काम करेगी, और अगर कोई ऐसा दूसरा काम करेगी तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, ना ही तो रेल के डब्बों से संबंधित काम किया, ना ही तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, और नया काम ये कर दिया कि बेल्जियम में रेलवे लाइन बिछाने के लिए उन्होंने लोन दे दिया। किसको? रिचे को और उसके भाई को। अब मुद्दा ये हुआ कि ये बाहर चला गया, बात शेयर होल्डर्स ने उन्होंने बात को बाहर कर दी। अब ट्रिब्यूनल के पास केस चला गया। जब केस कोर्ट में गया तो लॉर्ड केयंस, ध्यान दीजिएगा, जो जज थे उनका नाम था लॉर्ड केयंस। लॉर्ड केयंस ने सीधा अपना एक डिस्क्रिशन दे दिया, जजमेंट दे दिया कि क्योंकि कंपनी ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए लोन दिया है रिचे को, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो इनके अधिकारों से पहले ही बाहर है, यानी इन्होंने अल्ट्रा वायर्स यूज कर लिया है, और इस वजह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये टोटली वॉइड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट इफेक्ट है वो ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट या काम करती है तो सबसे पहले तो वो वाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके तीसरे हेडिंग की। मैंने पहला हेडिंग किया था मीनिंग, दूसरा हेडिंग किया केस लॉ, और तीसरे हेडिंग की बात करते हैं। मैंने केस लॉ में सारी चीजें मेंशन कर दी है, रिजल्ट भी बता दिया है इसका। अब तीसरी चीज जो मेंशन कर रही हूँ वो है इफेक्ट्स। इस एक्ट के, इस डॉक्ट्राइन के इफेक्ट्स क्या हैं। तो पहला फॉरमोस्ट इफेक्ट ये होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसे में साइन हुआ होगा तो पहले तो वो वाइड हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट जो होता है वो ये होता है कि अगर ऐसे में कंपनी ने कोई किसी दूसरे के ऊपर वो केस फाइल करना चाहती है तो ऐसे उसके राइट खत्म हो जाएंगे, एंडिंग ऑफ सूट राइट्स। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए रिचे इस केस लॉ में रिचे अपना पैसा वापस लौटाने के लिए नहीं हो पाता एग्री, या कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो क्या ये जो एशबरी कंपनी है ये रिचे के ऊपर केस फाइल कर सकती है कि भैया हमारा पैसा नहीं लौटा रहा है? ये नहीं कर सकती है, क्योंकि इसके सूट राइट्स एंड हो चुके हैं, क्योंकि इसने अल्ट्रा वायर्स यूज कर लिया है, अधिकारों से बाहर जाके काम कर लिया है। तो ये दूसरा इफेक्ट हो गया कि अपने जो सूट राइट्स होते हैं उनको वो उसने एंड कर दिया। तीसरा एक इफेक्ट देखिए, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हुए होंगे सब वाइड हो गए, और एनसीएलटी ये कहती है कि स्टे ऑर्डर लग जाएगा, काम को वहीं रोक दिया जाएगा। और एक इफेक्ट होगा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कंपनी ने कोई एसेट परचेज की होगी,
खरीदी होगी तो वो सारी एसेट्स कंपनी के एसेट्स मान ली जाएंगी। ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन पॉइंट यही है कि कंपनी की एसेट्स बन जाती हैं। ठीक है, ये सारे मैंने आपको मोटे मोटे तौर पे मतलब जो प्रोमिनेंट इफेक्ट्स है वो सारे बता दिए। अब एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में कौन सा केस लॉ लगता है इस डॉक्ट्राइन से रिलेटेड। तो देखो, हमारे इंडिया में जो केस लॉ लगता है उस केस लॉ का नाम है जहांगीर कंपनी। ठीक है, श्याम मोदी का केस लॉ है। और मैं आपको बता दूं इसमें क्या हुआ था कि 1866 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस पे निर्णय दिया था। उस केस का जो नाम था जहांगीर आर मोदी वर्सेस श्यामजी लड्डा। ठीक है, तो जहांगीर आर मोदी वर्सेस श्यामजी लड्डा के केस में क्या हुआ था कि जो कंपनी थी, ये जो मोदी कंपनी थी, उसके पास उसके एमओए में उन्होंने ये लिखा था कि ये कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज नहीं करेगी। उसको पास ये राइट नहीं था, लेकिन इन्होंने क्या करा, किसी दूसरी की कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया। हो गया ना अल्ट्रा वायर्स। भाई सीधी सी बात है, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो बात आपने मेंशन की है उसके बाहर जाके अगर कोई काम कर रहे हो तो हो गया ये तो अल्ट्रा वायर्स। बिल्कुल यही चीज़ हुई। तो ऐसे में जो बॉम्बे हाई कोर्ट था, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया कि मोदी कंपनी ने वो काम किया है जो अल्ट्रा वायर्स है। इसका मतलब ये जो जितने भी शेयर्स परचेज किए गए होंगे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सारे वॉइड हो गए हैं, कोई सूट फाइल करने का राइट नहीं रहेगा। इस तरह से करके ये सारी बात हो गई। तो मैंने आपको दो तो केस लॉ बता दिए, जो कि एक तो इंडिया में बॉम्बे का हाई कोर्ट का डिसीजन था वो, और एक मैंने यूके कंपनी का जो केस बताया है और बेल्जियम के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो मैंने बता दिया। ये 1875 का केस है और वो 1866 का केस है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए कि दो मोटे मोटे केस लॉ आपको पता होनी चाहिए। आपको ध्यान होगा मैंने जब लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल बताया था तब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, केस लॉ का नाम फिर से याद दिला देती हूँ आपको, सोलोमन एंड कंपनी वर्सेस सोलोमन। ये जो कंपनी मैंने केस बताया था उसमें भी ये मैंने बता दिया। तो आज तक के जितने भी वीडियोस हुए मैंने 3 मोटे मोटे केस आपको बता दिए। और कंपनी लॉ में अगर आप केस लॉ कोट नहीं करते हो एक सही पर्टिकुलर जगह पे तो आपका स्कोरिंग कम हो जाएगा। तो आज के लिए मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ। आपको इस डॉक्ट्राइन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, अगर कोई कन्फ्यूज़न बचता हो जो मेरे से नहीं क्लियर हुआ हो, तो आप वेलकम करती हूँ मैं आपको कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मुझे बताइए ताकि मैं और अच्छी तरह से भी आपको और नए वीडियोज़ दे सकूँ। थैंक यू एंड थैंक यू।